आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम पिछली वीडियो में जटिल ऊतक के बारे में बता रहे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। हाँ, तो इस वीडियो में हम उसी के आगे से हम पढ़ाएंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में। इससे पहले कि हम थोड़ा सा जान लेते हैं, दोहरा लेते हैं चलिए चलते हैं इस वीडियो में बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। हाँ, ये जटिल ऊतक के बारे में बता रहे हैं। तो ये जटिल ऊतक जो होते हैं उसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम ही संवहन ऊतक होते हैं। ये दोनों मिल करके ही संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन मंडल, वैस्कुलर बंडल इंग्लिश में कहते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम मिल करके ही संवहन मंडल बनाते हैं। संवहन मंडल ही संवहन ऊतक होता है। बच्चों, संवहन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया है ना, वही चीज़ है संवहन। हाँ, और ये संवहन बंडल बनाते हैं। जैसे संवहन बंडल क्या होता है, कॉपियों का जो बंडल होता है, बंधी रहती है ढेर सारी कॉपी, तो वो बंडल होता है। वैसे ही होता है संवहन बंडल। हाँ, जब तक बड़े पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है। और ये जटिल स्थायी ऊतक जो होता है, ये जाइलम और फ्लोएम आते हैं, दो कैटेगरी में बटे होते हैं। हाँ, यही दोनों मिल करके ही संवहन ऊतक बनाते हैं। ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते। ट्रांसपोर्ट मतलब वही संवहन वाला का काम करते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पहुंचाना। बस ये जल और खनिज लवण को पहुंचाते नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में। और ये फ्लोएम जो होता है, पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उसको लेकर के पौधों के नीचे भाग तक, समस्त भागों तक जहाँ स्टोरेज होता है वहाँ भी, जहाँ ज़रूरत होती है उसे वहाँ तक पहुँचाता है। जहाँ पर विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वहाँ भी पहुँचाते, समस्त भागों में पहुँचाते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब जाइलम की डिटेल में हम जा रहे हैं। ये 4 तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं। हाँ, जाइलम ये 4 कैटेगरी होती है, 4 सेल्स से बने होते हैं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे। हाँ, इसको इंग्लिश में जाइलम रेशे को जाइलम फाइबर्स कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा को जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। वाहिकाएं वेसल्स होती हैं, इंग्लिश में कहे जाते हैं। वाहिनिकाएं ट्रैकेट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जाइलम जो है 4 तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, ये वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशा। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं वाहिनिकाएं के स्ट्रक्चर पर। ये वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स इंग्लिश में ट्रैकेट्स कहते हैं। ये ट्रैकेट्स है, ये दोनों सिरे पे नुकीला है। हाँ, पॉइंटेड है। ये जो है ये गड्ढा है, पिट्स बोलते हैं। इसी से पानी जो है इधर उधर घूम जाता आता रहता है। हाँ, ये पिट्स है। इसको कहते हैं, ये इंग्लिश में पिट्स कहते हैं, हिंदी में गड्ढा कहते हैं। ये दोनों सिरों पर नुकीली निर्जीव होते हैं, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। लिग्निन का जमाव होने के कारण इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। इनकी भित्ति मोटी होती है लिग्निन के जमा होने के कारण बच्चों। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर पर आते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। हाँ, इसमें ये देखिए छिद्र है, पोर्स है। हाँ, इसमें पेट्स होते हैं, गड्ढा होता है, पानी इसी से इधर उधर होते रहते हैं। हाँ, इसमें छिद्र होता है। ये इनका स्ट्रक्चर है। ये भी निर्जीव होती बच्चों, ये भी निर्जीव होती है, ये भी निर्जीव होती है। ये एक के ऊपर एक स्थित होती हैं, बेलनाकार नलिकाएं होती, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती है। नलिकाएं होती हैं जो अनुप्रस्थ भित्तियों की नष्ट हो जाने पर जड़ से लेकर पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का रूप ले लेती हैं। हाँ, सर्पिल जालिकावत आकार होता है। इस तरीके से इनका आकार होता है। जब अनुप्रस्थ भित्ति जब नष्ट हो जाती है तब ये अपना काम शुरू करती, जड़ से लेकर पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का रूप ले लेती हैं। हाँ, अब इनके स्ट्रक्चर पर आते हैं।
जाइलम पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर पर ये इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये यहाँ केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। पैरेन्काइमा है तो वो जीवित तो होगा ही, जहाँ पैरेन्काइमा है वहाँ वो जीवित कोशिकाएं होंगी। हाँ, केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती हैं। इनमें भी लिग्निन होता है, मोटी होती इस वजह से इनमें भी लिग्निन होता है। हाँ, ये सजीव होते, ये और ये तीनों निर्जीव होते हैं। ये डेड सेल्स होते हैं, इनमें हैं जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। और जाइलम फाइबर्स के स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर, ये सब रेशा है। हाँ, इस तरीके से आकार होता है। ये निर्जीव जुड़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। हाँ, निर्जीव जुड़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब आते हैं वाहिनिकाएं के फंक्शन पर आते हैं। हाँ, सबके फंक्शन पर आते हैं। ट्रैकिड्स का फंक्शन, इनका कार्य जल एवं खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ये क्या करते हैं, जल और एवं खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, लेकिन एक ही दिशा में पहुंचाता है। जैसे बिल्डिंग बन रही है, पाइप लगा हुआ है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएगा, वो ऊपर से नीचे नहीं आता है। हाँ, ये याद है, नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करता है। इनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढा पाया जाता है, जो जल को इधर उधर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके फंक्शन पर आते हैं। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। हाँ, वेसल्स जो हैं, वाहिकाएं जो होती हैं, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। इनका कार्य भी जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ये दोनों ही जो हैं जड़ से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। हाँ, पहुंचाना होता है। अब इनकी फंक्शन पर आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा के। इनका कार्य, जहाँ पैरेन्काइमा होगा वहाँ पर वो संचय का काम जरूर करेंगे। भोजन का संचय, जल का भी संचय का काम इनका है। इनका कार्य भोजन का संचय करना होता है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है। यह किनारों की ओर जल के पार्श्व संवहन में सहायता करते हैं। जो फ्लोएम होता है ना, उसमें भी जल के पार्श्व संवहन में सहायता करती है। जाइलम रेशे पर आ जाते हैं, इनके फंक्शन पर आते हैं। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये निर्जीव होते हैं। ये क्लियर हो गया है बच्चों। वाहिनिकाएं के बारे में भी हो गया, वाहिकाएं के बारे में भी हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में भी हो गया और जाइलम रेशे के बारे में हो गया। मेन इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ही होता है। हाँ, अब बच्चों आते हैं फ्लोएम पर आते हैं। फ्लोएम, ये पता ही है कि ये भी संवहन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। चूँकि ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, स्थानांतरण। हाँ, अब चलिए देखते हैं। फ्लोएम पौधों की पत्तियों में तैयार भोजन यानी खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये मतलब सभी भाग, जहाँ ग्रोथ होना है, वहाँ जहाँ संचय होना है, वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुंचाता है, सभी भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम की ये 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जैसे जाइलम होता है 4 प्रकार के होते हैं, वैसे फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ये 4 कैटेगरी है। चालनी नलिका, इंग्लिश में सीव ट्यूब कहते हैं। दूसरा है सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स कहते हैं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथा है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम रेशे, इंग्लिश में फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। जहाँ पैरेन्काइमा होगा वहाँ क्या होगा, संचय होगा। ठीक है, इसमें ये तीनों ही सजीव हैं, केवल ये निर्जीव है। ठीक है, इसमें तीनों सजीव हैं, ये निर्जीव है। ये तीनों ही जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये केवल निर्जीव होती है, डेड कोशिकाएं होती हैं। अब चलते हैं चालनी नलिका के बारे में जान लेते हैं। चालनी नलिका भोजन का ट्रांसलोकेशन करती हैं, संवहन करती हैं। सजीव होने के बावजूद
मतलब लिविंग होने के बावजूद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसलिए इन्हीं अपने कंपेनियन सेल से सहकोशिकाओं से मदद लेनी पड़ती है। हाँ, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए कुछ काम नहीं हो पाता, कंपेनियन सेल से मदद लेनी पड़ती है। चालनी नलिका जो है छिद्रित भित्ति होती है, इनकी भित्ति में छिद्र होता है। अब ये आगे देखते हैं। अब सहकोशिकाओं में आ जाते हैं। सहकोशिकाएं चलनी नलिका की मदद करते हैं, फूड ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। समूह में ये रहते हैं, इनमें केंद्रक परिपक्व होता है, मतलब बड़ा होता है, इनमें केंद्रक बड़ा होता है, नलिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चालनी नलिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, वो भी बड़ा होता है, परिपक्व होता है, चालनी नलिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और अब आते हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा साधारण पैरेन्काइमा की तरह होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चों साधारण पैरेन्काइमा की तरह ही होते हैं। इनका काम भोजन का संचय करना होता है। अब आते हैं फ्लोएम रेशे पर। ये निर्जीव होते हैं, ये हमने बता ही दिया। हाँ, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं, ये देख, ये सीव ट्यूब है। हाँ, ये सीव ट्यूब है, ये हाँ ये सीव ट्यूब है। जब एक सीव ट्यूब बनता है ना बच्चों, तो इसके ऊपर एक और सीव ट्यूब बन जाता है, ऐसे। हाँ, ऐसे बन जाता है। तो ये जो है बीच वाला, दो सीव ट्यूब के बीच में जो होता है वो सीव प्लेट कहलाता है। हाँ, ये सीव प्लेट, ये दो सीव ट्यूब के बीच में जो ये है, इसको कहते हैं सीव प्लेट। इसमें छिद्र होता है, इनकी भित्ति छिद्रित होती है। ये हो गया। ये बगल में जो होता है ये कंपेनियन सेल्स होते हैं। हाँ, सीव ट्यूब की मदद करते हैं, सहकोशिकाएं होती हैं। ये जो है जाइलम होता है। हाँ, और यहाँ इधर पैरेन्काइमा होता है। हाँ, इधर पैरेन्काइमा होता है। ये सीव ट्यूब एक स्ट्रक्चर ये भी है, चलनी नलिका का ये है। ये छिद्र है, ये है। हाँ, ये पैरेन्काइमा एकदम साधारण होता है, जैसे साधारण पैरेन्काइमा होता है वैसे है, इसमें भी होता है। ये सहकोशिका होती है, इसमें देखिए केंद्रक पाया जाता है, सहकोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक है। हाँ, ये चलनी नलिका है ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया, क्लियर हो गया। सीव ट्यूब नलिकाकार कोशिका होती है। सीव ट्यूब कैसी होती है? नलिकाकार कोशिका होती है। साथी कोशिकाओं की मदद से, सहकोशिकाओं की मदद से भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर, या जहाँ ग्रोथ हो रही है वहाँ पर। कभी कभी स्टोरेज आर्गन्स तक भी ले जाती हैं, स्टोर भी करना रहता है ना भोज्य पदार्थों को। ये हो गया। अब इधर ये अब आते हैं, ये स्टेम है, ये तना है, हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो देखते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये तो इसी में बच्चों कैम्बियम भी पाया जाता है। इसी में जाइलम फ्लोएम भी होते हैं, तो कैम्बियम भी पाया जाता है इसी में। ये है ये जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। ये जो जा रहा है ये कैम्बियम है। जैसे कॉपी की मतलब कई कॉपियाँ होती है, उसको रस्सी से हम लोग बांध देते, एक बंडल बनाते, वैसे ये जो है ये कैम्बियम होता है, ये बंडल है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। ये जो लाइन है ये कैम्बियम है। किसी में कैम्बियम पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। कैम्बियम जो है तने की मोटाई को बढ़ाते हैं। कैम्बियम का काम क्या है? तने की मोटाई को बढ़ाते हैं। हाँ, जाइलम में ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। बीच में ये जो लाइन है ये कैम्बियम है। हाँ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एक मतलब ऊतक होता है जिसको कहते हैं रक्षात्मक ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू। हाँ, ये होता है। अब जैसे हमारा हाथ है बच्चों, ये है, ये ऊपर की लेयर क्या है? ये जो है त्वचा है। हाँ, ये बाहरी त्वचा, आउटरमोस्ट लेयर को हम लोग त्वचा कहते हैं। उसी तरह लीफ में भी होती है। हाँ, लीफ होती है, इधर साइड में होती है, इसके नीचे साइड की भी जो लेयर होती है वो मतलब एपिडर्मिस होता है।
एपिडर्मिस होता है। ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाले एपिडर्मिस को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं, कॉर्क टिश्यू होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू को दो में डिवाइड किया गया, दो तरह के होते हैं। रक्षात्मक का मतलब होता है सुरक्षा करना, इसकी भीतरी अंगों की रक्षा करना। ये जो होते हैं भीतरी अंगों की रक्षा करते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू होते, कार्क टिश्यू, दो तरह के होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। बाहरी परत को, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, सबसे बाहरी परत दोनों ओर को एपिडर्मिस कहते हैं। इनकी कोशिकाएं समानांतर क्रम में एकदम सटी हुई होती हैं, रक्षा का काम करती हैं। ठीक है। अब ये कार्क टिश्यू है, पत्तियों और फलों में कभी नहीं होती है, ये केवल तने में पाए जाते हैं। ये जो है बड़ा सा पेड़ होता है, उसी में ही कार्क टिश्यू दिखाई देते। जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं उसी में ही छाल बनते हैं, छाल तैयार होते हैं, जिसको कहते हैं बार्क। हाँ, तो वही होते हैं, बड़े से वृक्ष में ही बाहरी जो लेयर होती है वो कार्क टिश्यू होती है, तने में ही होती है। हाँ, केवल तने में पाई जाती, ये मृत होती बच्चों, ये मृत होती। अब इसकी कटिंग को हम अगर छाल को निकाल देते हैं, बाहर के छाल को अगर निकालते तो देखते हैं कि इतनी लेयर एपिडर्मिस की होती हैं, इतनी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 कई लेयर्स होती हैं। ये कार्क टिश्यू होती हैं। कार्क टिश्यू होते। कार्क जब शटल हम लोग लेते हैं तो शटल में देखते हैं कि ये वाला जो वाला भाग होता है वो कार्क होता है। ये तो फीलर होते हैं, ये कार्क होते हैं, ये कार्क टिश्यू होते हैं। कभी कभी पहले आयुर्वेदिक दवा आती थी, तेल आती थी, उसमें भी जो कैप होता था वो कार्क का ही बना होता है। हाँ, ढक्कन की जगह पर वो कार्क ही लगाया जाता था। ठीक है बच्चों, वही कार्क है मित्र। हाँ, वो निर्जीव होते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखेंगे, ये लीफ है। हाँ, ये लीफ है। ये एपिडर्मिस ऊपर भी होती है तो नीचे भी एपिडर्मिस होती है। तो ये एपिडर्मिस के ऊपर साइड में जो है, ये सबसे ऊपर टॉप पर ये जो है मोम जैसा पदार्थ होता है, वैक्स जैसा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है। हाँ, ये जो है ये एपिडर्मिस ऊपर भी होती है तो नीचे भी एपिडर्मिस होती है। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस को हमने बताया ना अपर एपिडर्मिस कहा जाता है, नीचे वाली एपिडर्मिस को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। हाँ, ये मोम जैसा पदार्थ होता है। हाँ, ये रक्षा का काम करता है। ये पानी को, जल को जो है अंदर जो पौधे में जो जल होता है वो बाहर जाने से रोकता है। ये पत्तियों की एपिडर्मिस है। ये पत्तियों की एपिडर्मिस है। ये मोम जैसे पदार्थ को क्यूटिकल के, ये लेयर जो है क्यूटिकल होता है। तो ये किससे बनी होती है? मोम जैसे पदार्थ को क्यूटिकल कहते हैं। ये मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में मतलब सोचने वाली बात है, पौधे कैसे जीवित रहें। तो वहाँ पर जो है पानी की हानि को रोकने का काम करता है। मोम जैसा पदार्थ जो है क्यूटिकल होता है। ये क्यूटिकल होता है। ये जो है क्यूटिकल किससे बना होता है? क्यूटीन से बना होता है। ये पानी की हानि को रोकता है, अंदर जो पानी होता है जाने नहीं देता बाहर। हाँ, तो लिखा हुआ है क्यूटिकल इज मेड ऑफ वैक्स सब्सटेंस इज नोन एज क्यूटीन। ये वैक्स सब्सटेंस को क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। ये क्यूटीन से ही क्यूटिकल बना कहा जाता है। हाँ, अब ये तो लीफ की एपिडर्मिस हो गई बच्चों। अब ये रूट की एपिडर्मिस है ना। ये सब है ना, ये रूट में भी एपिडर्मिस होता है बच्चों। ये जो है हाँ, ये इनका काम क्या होता है? ये भूमि से जल और खनिज लवण को सोखते हैं। जड़ों की एपिडर्मिस जो होते हैं जमीन से, मिट्टी से जल और खनिज लवण को सोखते हैं। यहाँ लिखा है जड़ों में भी एपिडर्मिस पाया जाता है। जड़ों की एपिडर्मिस पानी को सोखने का काम करती है। ये बच्चों क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे।
कभी कभी पौधों से पानी को बाहर जाना होता है। ये तो हो गया भाई, पानी बाहर ना निकले, पानी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये हो गए। अब कभी कभी तो अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, पौधों के अंदर लीफ में पानी ज़्यादा होता है, तो पानी को निकालना भी होता है, गैस का आना जाना भी होता है, आदान प्रदान भी होता है, ये भी ज़रूरी है। कभी कभी पौधों से पानी को बाहर जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। तब कैसे होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, तो उसकी एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में इसे रंध्र कहा जाता है। इनकी द्वार कोशिकाएं खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं। जब बाहर जाना होता है पानी को, गैसों को बाहर जाना होता है या अंदर आना होता है, तो वो खुल जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। हाँ, ये खुलती भी हैं, खुली भी होती हैं, बंद भी हो जाती हैं। एक्स्ट्रा वाटर को बाहर वातावरण में छोड़ देती हैं। अब पौधों के अंदर जो है ज़्यादा पानी हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तो ये जो है खुल जाती हैं और एक्स्ट्रा वाटर को वातावरण में छोड़ देती हैं, पानी को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ये सब है। ये है स्टोमेटा है, ये किडनी की तरह ये दो होती हैं। ये सिकुड़ जाती हैं तो खुल जाता है, फिर खुल जाती हैं तो बंद हो जाता है। हाँ, तो ऐसे होता है, ये इसी तरह का शेप होता है। ये द्वार कोशिकाएं होती बच्चों, क्या है? द्वार कोशिकाएं होती हैं। एपिडर्मिस जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, चोट ना लगे, आंतरिक भागों को ढके रहती हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है? जो रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जिनसे बीमारी होती है, तो उन्हें पैथोजन कहते हैं। हाँ, ये होते हैं, उनसे बचाती है। हाँ, ये कैक्टस का है, ये शूल है। हाँ, कैक्टस का मरुस्थलीय पौधा है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत कम होता है, तो ये ऐसे में ये मोटी सी परत, मोम जैसी परत होती है, जो पानी को बाहर जाने से रोकता है। हाँ, और पौधों को जीवित रखता है, ऐसे वातावरण में भी। अब कुछ विशेष बातें हैं बच्चों, जो किताबों में लिखी हुई है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, ये तो हो गया। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह मोटी हो जाती है। हाँ, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी कम है, मरुस्थल इलाका, यहाँ पर मोटी हो जाती है, जिससे पानी की हानि को कम कर उसकी रक्षा कर सके। हाँ, मोटी हो जाती हैं, पानी की हानि को कम करके उनकी रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की सतह के बाहर मोम जैसा पदार्थ, जो जल प्रतिरोधक का काम करती है। हाँ, काम करता है, जो जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी, अभी हमने बताया ना, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनके प्रवेश को रोकता है। हाँ, अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। इनकी बाह्य तथा पार्श्व बगल में जो भित्तियां होती हैं, आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, हमने बताया, उन्हें रंध्र कहते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, इन्हीं से वाष्पोत्सर्जन भी होती है। एक्स्ट्रा वाटर को ये जो है बाहर वातावरण में छोड़ते हैं, इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। जड़ों की एपिडर्मिस पानी को सोखने का काम करती है, ये भी हमने बताया। मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ क्यूटीन होता है। हाँ, क्यूटीन होता है, जिसके कारण पानी का वाष्पन नहीं होता है। जब वृक्ष की, अब आते हैं वृक्ष पर, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। पहले वृक्ष जो है, पौधा जो है बड़ा होता है तो उसका स्टेम ग्रीन में रहता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती, तो ब्राउन कलर में आ जाता है, परिवर्तन होने लगता है। एक दूसरे विभाज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा
अलग नहीं अलग अलग होने लगता है। उसका छाल जो है पौधों का, बड़े बड़े वृक्ष का अलग अलग होता है। इसको करे तो वो टूटने लगता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं तथा पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल बार कहलाता है, उसका निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। भिन्न अंतःकोशिकीय स्थानों की होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। छालों की भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है। इन छालों की भित्ति में सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इनको हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। मतलब आने जाने, पानी को, हवा को आने जाने नहीं देता। हाँ, किसी भी चीज़ मतलब हवा और पानी को आने जाने नहीं देता। इम्परमिएबल होता है, बिल्कुल आने जाने नहीं देता, अलाउ नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। हल्का सा ढीला होता है, वो है ना, ज़रा सा ऐसे करे तो वो बाहर निकलने लगता है बाहर। वही चीज़ हल्का ढीला होता है, लेकिन पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है। बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।